So today we are going to see that why many people fail in money making। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्यों बहुत सारे लोग पैसा बनाने में फेल हो जाते हैं। क्या वो लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, और उन गलतियों को सुधारने का रास्ता क्या है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पैसा है ना, वो अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना है, अगर आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज नहीं है, तो वो पैसा बहुत जल्द ही चला जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो पैसा है और अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो पैसा आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, चला जाएगा। बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ करने में फेल हो जाते हैं कि वो कितना अर्न करते हैं, कम या ज़्यादा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जितना कमाते हो, जितना अर्न करते हो, उसमें से कितना सेव करते हो, ये मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कम अर्न करता हूँ, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा ज़्यादा अर्न करने के लिए। बट असल में वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जितना अर्न करते हो उसमें से कितना सेव करते हो। कि आप जितना अर्न करते हो उसमें से आपके पास अगर कुछ नहीं रहता है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, फिर चाहे आप कितना भी क्यों ना अर्न कर लो। बट अगर आप उसमें से ज़्यादा सेव कर पाते हो, तो आपकी अर्निंग काम की है, तो आपने रियल में अर्निंग की है, वरना आपकी अर्निंग वेस्ट है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट मिलियनियर्स बन गए, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन ख़त्म किया और बहुत जल्द पैसा बना लिया। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि आप, ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा कमाते हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आप उसमें से कितना सेव करते हो। क्योंकि आपकी इनकम जो आज है वो कल होगी या नहीं होगी, वो किसी को नहीं पता। इसीलिए आप कितना सेव करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना अर्न करते हो वो नहीं है। अभी से अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो सेविंग करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी आदमी को रिच बनना है, अगर आपको भी रिच बनना है, तो पहले आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको गेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट बिकम रिच। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। रिच बनना है तो पहले फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करो और फिर ही आप रिच बन पाओगे, वरना कभी भी नहीं बन पाओगे। आप कितने भी मेहनत करोगे आप फेल ही होगे, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। पैसे को कैसे मैनेज करें ये आपके पास ये नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप फेल हो जाओगे। इसीलिए पहले आपको फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करनी पड़ेगी, फिर ही आप रिच बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। The rule number 1 to become rich: understand the difference between the asset and the liability। अगर आपको रिच बनना है तो पहले उसका जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझो। एक एसेट क्या होता है, एक और लायबिलिटी क्या होता है, इसको अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपने बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल पार कर लिया, ऐसा मान लो। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करवाता है, ये जो चीज़ है ना, इसकी समझ बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, और इसी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं रिच बनने में। तो पहले इस डिफरेंस को समझो कि एक और एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, फिर ही आप रिच बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एसेट। एसेट क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। एसेट इज अ थिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसे रख कर जाती है, आपको पैसे दे कर जाती है, वो होता है एसेट। मैं फिर से बताता हूँ,
कि एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा रख कर जाती है, आपको पैसा देकर जाती है, आपको प्रॉफिट बनाकर देकर जाती है। आपने सपोज कितना भी इन्वेस्ट किया उसको डबल ट्रिपल करके देकर जाती है, वो होता है एक एसेट। Now, what is liability? A liability is a thing that takes out money from your pocket. लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में से पैसा निकाल कर जाती है, आपको नुकसान करवा कर जाती है। कभी भी वो आपको प्रॉफिट नहीं करवाएगी, फ़ायदा नहीं करवाएगी, हमेशा आपको नुकसान करवाएगी और आपकी जेब में से पैसे लेकर जाएगी और आपको फाइनेंशियली डाउन स्टेज पर लेकर जाएगी। वो होती है एक लायबिलिटी। और एक एसेट वो चीज़ होती है जो आप अभी जिस फाइनेंशियल स्टेज पर हो उससे बहुत अप तक ले जाएगी, वो होता है एक एसेट। सो इस डिफरेंस को समझो कि एक एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, और हमेशा अपना ध्यान एसेट को बनाने में और बाय करने में लगाओ। कभी भी लायबिलिटीज़ पर फोकस मत करो, फोकस ऑन एसेट्स, डोंट फोकस ऑन लायबिलिटीज़। अगर आपको रिच बनना है ना तो आपको हमेशा एसेट्स ही बाय करने हैं। रिच बनना है तो एसेट्स बाय करो, या और अगर पुअर और मिडिल क्लास ही रह जाना है तो लायबिलिटीज़ बाय करो। रिच बनना है तो एसेट्स को बाय करो, एसेट्स को बिल्ड करो, और अगर पुअर और मिडिल क्लास बनना चाहते हो ना तो लायबिलिटीज़ को परचेस करो, लायबिलिटीज़ को अपनाओ, लायबिलिटीज़ को बढ़ाओ, और अगर रिच बनना चाहते हो तो एसेट्स को बढ़ाओ। Now let us discuss few things about all the three classes of financial categories: the poor, the middle class and the rich. हम इन तीनों की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अब वो क्या होंगी, चलिए देखते हैं। हम पहले इन तीनों की इनकम देखते हैं कि इनकी इनकम क्या होती है, इनके इनकम के सोर्सेज कौन से हैं, ये कहाँ से अर्न करते हैं। क्या इनकी इनकम कम होती है पुअर और मिडिल क्लास की, इसी वजह से वो पुअर और मिडिल क्लास में आते हैं, या फिर रिच की इनकम ज़्यादा होती है इसलिए वो रिच में आते हैं? क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। अब हम तीनों की इनकम देखेंगे। तो पहले पुअर की इनकम क्या होती है, जो सबसे लोअर क्लास है उसकी इनकम क्या होती है? उसकी इनकम होती है उसकी सैलरी। वो किसी भी जगह पर अगर काम करता है तो उसकी सैलरी उसकी इनकम होती है। फिर आता है मिडिल क्लास। अब उनकी इनकम का सोर्स क्या होता है? उनकी इनकम का सोर्स भी सैलरी होता है, या फिर वो कोई अगर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो वो होता है। इन दोनों के अलावा उनके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं होता है। पुअर के पास सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो जहाँ पर नौकरी करते हैं उनकी सैलरी। और मिडिल क्लास या तो अगर वो बिजनेस करते हैं तो छोटी मोटी उनकी जो उनमें से इनकम है वो, या फिर अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो उनकी जो मंथली इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो उनकी इनकम का सोर्स है। अब हम देखेंगे जो सबसे ऊपर का क्लास है रिच, उसकी इनकम का सोर्स क्या होता है। उसकी इनकम को देखिए, उनकी इनकम होती है सैलरी, रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब देखिए रिच की इनकम के सोर्स कितने सारे हैं। अगर वो किसी भी जगह पर जॉब करते बड़ी कंपनी में तो उनकी वो सैलरी, फिर अगर उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो उनकी रेंटल इनकम, फिर डिविडेंड की इनकम, फिर इंटरेस्ट की इनकम। अगर उन्होंने बैंक में कोई पैसे सेव किए तो उसमें से जो इंटरेस्ट आ रहा हो, जो प्रॉफिट आ रहा हो, उसकी इनकम। अब देखिए रिच के इनकम के सोर्स कितने सारे हैं और पुअर और मिडिल क्लास की इनकम के सोर्स सिर्फ एक ही हैं। अब हम तीनों के एक्सपेंसेस देखते हैं कि इन तीनों के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। क्या इनकी इनकम ये वजह है कि वो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं, या फिर उनके एक्सपेंस ये वजह है कि वो पुअर और मिडिल क्लास है? चलिए देखते हैं। तो पुअर की हम एक्सपेंस को देखेंगे। पुअर के एक्सपेंसेस होते हैं रेंट पर, यानी कि वो जिस जगह पर, जिस मकान में, जिस घर में रहते हैं वहाँ का रेंट है उनका पहला एक्सपेंस। फिर फूड का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो उनका दूसरा एक्सपेंस। फिर तीसरा ट्रांसपोर्टेशन,
मतलब आने जाने का खर्चा, वो अगर कहीं पर आते हैं जाते हैं तो उसका खर्चा, फिर उनके कपड़े, ये इनके एक्सपेंसेस होते हैं। अब मिडिल क्लास के एक्सपेंस क्या होते हैं? अब मिडिल क्लास के एक्सपेंस देखिए, टैक्सेस, जो गवर्नमेंट उनके पास से उनके इनकम पर टैक्स लेती है, उनके घर पे जो टैक्स लेती है और भी बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लेती है, वो सारे टैक्सेस। फिर मॉर्गेज, उन्होंने अगर कोई चीज़ गिरवी रख के कोई लोन ली हो तो वो उसके इंटरेस्ट, फिर अगर उन्होंने कोई कार खरीदी लोन पे तो उसका इंटरेस्ट, फिर उनकी होम लोन, फिर उनका क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फिर उनके खाने पीने का खर्चा, फिर उनके कपड़ों के खर्चे, फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। अब देखिए मिडिल क्लास के कितने सारे एक्सपेंसेस हैं। उनकी इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पर इनके देखिए एक्सपेंसेस कितने सारे हैं। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे एक्सपेंस सिर्फ इतनी सी सैलरी कंपेंसेट कभी भी कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। और अब हम फाइनली रिच के एक्सपेंस देखते हैं कि रिच के एक्सपेंस क्या होते हैं। रिच के एक्सपेंसेस देखिए, रिच के एक्सपेंस होते हैं टैक्स, जो गवर्नमेंट उनके पास से लेती है, वो उनका पहला एक्सपेंस हो गया। फिर खाने पीने का खर्चा, फिर उनके कपड़े, फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। और भी रिच के बहुत सारे खर्चे होते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, पर उनके जो खर्चे होते हैं उनके सामने उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है। आप देखिए रिच के इनकम के सोर्स कितने हैं और उनके एक्सपेंस भी हाँ होते हैं ज़्यादा, बट उनकी इनकम ही इतनी होती है कि वो ऑब्वियसली उनको ओवरकम कर पाती है। और जबकि पुअर और मिडिल क्लास में उनकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही होता है, बट उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसी वजह से वो लोग पुअर और मिडिल क्लास रह जाते हैं और रिच बाकी के लोग बन जाते हैं। जो अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाते हैं वो रिच बन पाते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग अपने प्रोफेशन में तो सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोफेशन में कामयाबी हासिल कर ली होती है, बहुत सारे उनको प्रमोशंस मिल गए होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, उन्होंने कहाँ पर जॉब ज्वाइन की थी और वो अब तक कहाँ पर पहुँच गए होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, पर वही एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब वो क्यों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं? वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल भी हैं, बट फिर भी वो क्यों फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? इसके पीछे का रीज़न हमको समझना है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, अच्छी खासी जॉब भी होगी, फिर भी वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम देखते हैं। एजुकेशन हमेशा उन लोगों को ये सिखाता है कि हाउ टू मेक मनी। उनको ये सिखाया जाता है जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, कि उनको ऐसे एजुकेशन दिया जाता है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ बने और अच्छे एम्प्लॉय बन के अच्छी जॉब ले और उसमें से कैसे अच्छे पैसे बनाए, ये उनको स्कूल में सिखाया जाता है। पर उनको एजुकेशन में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसे बनाने के बाद उन पैसों को मैनेज कैसे करें। स्कूल में ये तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि पैसे कैसे बनाएं, पर पैसे को अर्न करने के बाद, पैसे बनाने के बाद उनको कैसे मैनेज करें, ये कभी भी कोई भी स्कूल नहीं सिखाती। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास रह जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ये नहीं पता होता है कि वो अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। उन्होंने अर्निंग की तो उसमें से उनको क्या करना चाहिए, इसकी समझ उनको नहीं होती है, इसीलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। और जिनको समझ होती है वो आगे निकल जाते हैं और रिच बन जाते हैं। बहुत सारे लोग वर्क हार्ड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक बस मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो।
जितनी ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। दे वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे लर्न टू वर्क हार्ड बट दे नॉट लर्न हाउ टू हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। उन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जितनी ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने स्कूल के समय ये सीखा था कि उनको कैसे हार्ड वर्क करना है। कभी ये नहीं सीखा था कि अपने पैसों को अपने लिए कैसे हार्ड वर्क करवाएं। इन्होंने ये कभी भी नहीं सीखा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते फिर भी उनके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कैसे हार्ड वर्क करे ये सीखा था। कभी ये नहीं सीखा था कि अपने मनी को अपने लिए कैसे हार्ड वर्क करवाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सीखो कि अपने पैसे को अपने लिए कैसे हार्ड वर्क करवाए। कभी भी ऐसा मत करो कि आप अपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, अपनी हेल्थ बिगाड़ के हार्ड वर्क करो। कभी भी ऐसा नहीं करना है। द पैटर्न आफ्टर अर्निंग स्टार्ट्स। अब मैं आपको एक ऐसे पैटर्न बताऊंगा जो अर्निंग स्टार्ट होने के बाद किसी की पर्सन की होती है। उन्होंने एजुकेशन ख़त्म कर लिया, अच्छी जॉब हो गई, अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर एक पैटर्न होती है हर एक की ज़िंदगी में। वो पैटर्न क्या होती है चलिए देखते हैं। और वही पैटर्न की वजह से वो लोग बहुत बार पीछे चले जाते हैं फाइनेंशियली। उनको पता भी नहीं होता कि ये पैटर्न उनको पीछे लेकर जा रही है। उनको उस पैटर्न को करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, बट उनको नहीं पता कि ये ही पैटर्न उनको पीछे लेकर जा रही होती है। अब ऐसी कौन सी पैटर्न है जो सब लोग करते हैं और वही पैटर्न की वजह से वो लोग पीछे जाते जा रहे हैं। किसी भी पर्सन की अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर उसका सबसे पहला ड्रीम होता है उसका खुद का घर। जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हुई, थोड़ा टाइम हुआ, उसके दिमाग में सीधा यही ख्याल आएगा कि मुझे अच्छा घर लेना है। सबसे पहली इच्छा यही होगी, अच्छा सा एक ड्रीम हाउस लेना है, बड़ा हो, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, सब थोड़ा स्पेशियस हो, थोड़ा लग्जरियस हो। ऐसे ड्रीम हाउस की उसको इच्छा होती है जैसे ही अर्निंग स्टार्ट होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि अब थोड़ा ही टाइम हुआ होता है, अर्निंग स्टार्ट हुई होती है और उनको घर इमीडिएटली लेना होता है। अब इतने पैसे तो होते नहीं, तो पैसा बनाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जॉब कर रहे हैं तो ओवर टाइम करना स्टार्ट करते हैं कंपनी में। इसकी वजह से क्या होता है, वो हार्ड वर्क करते हैं, इसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। उनके बॉस कहते हैं कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, आपने अच्छा काम किया, उनको प्रमोशन दे देते हैं, उनकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अब इनकम बढ़ गई, फिर इनकम बढ़ने के साथ साथ हमेशा हर एक के एक्सपेंस बढ़ते ही हैं। किसी की भी बात हो, रिच की बात हो, पुअर की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, किसी की भी बात हो, जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंस बढ़ते ही हैं। अब उनके एक्सपेंस भी बढ़ गए, तो अब उनका जो ड्रीम हाउस जो उनको लेना था, उनको जैसा घर चाहिए था, अब उसको परचेस करने के लिए वो लोग जाते हैं बैंक के पास, बैंक में से लोन लेते हैं और अपने ड्रीम हाउस को परचेस कर लेते हैं। अब बैंक में से लोन लेकर हाउस परचेस कर लिया, उनको जैसा अच्छा लगा वैसा, थोड़ा स्पेशियस था, लग्जरियस था, जैसा उनको चाहिए वैसा मिल गया, पर कैसे, लोन पर। अब क्या होगा, अब जैसे ही उन्होंने हाउस लिया वैसे ही उनके हाउस के एक नया खर्चा स्टार्ट हो गया उनकी ज़िंदगी में, और वो था प्रॉपर्टी टैक्स या फिर हाउस टैक्स। जैसे ही घर लिया, जैसे ही उनके घर उनके नाम पर हो गया, वैसे ही स्टार्ट हो गया हाउस टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, और ये कंपलसरी भरना ही पड़ता है। अब ये नया एक्सपेंस स्टार्ट हो गया, एक्सपेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा थे, उसमें एक और एक्सपेंस आ गया। फिर उनका और एक एक्सपेंस आता है। अब नया घर लिया तो पुराने अप्लाइंसेस और पुराना फर्नीचर तो चलता नहीं है, उन्होंने नया फर्नीचर बनाया, नए अप्लाइंसेस लिए, नए घर को मैच होता हो वैसे।
अब उसमें उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया, तो पहले से इतने एक्सपेंस बढ़ गए थे, ऊपर से और एक एक्सपेंस बढ़ गया प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स का, और ऊपर से एक बहुत बड़ा एक्सपेंस उन्होंने कर दिया, वो था फर्नीचर और नए अप्लाइंसेस का। फिर क्या होता है, और जैसे ही थोड़े साल बीतते हैं, 2 3 4 साल, फिर उनको एक और नई एक इच्छा होती है, और वो इच्छा ये होती है, उनको कार लेने की इच्छा होती है। मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, वो फीचर्स होने चाहिए। तो वो लोग कार को लेकर आते हैं। कैसे? फिर से वो बैंक के पास जाते, फिर से लोन पर कार लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने घर लिया था, उसमें उनको टैक्स स्टार्ट हो गया, ऊपर से उन्होंने फर्नीचर पे, नए अप्लाइंसेस पे खर्चा कर दिया, तो अब उनके पास कार लेने के तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो फिर से लोन पर कार लेकर आए, तो उसका भी इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने घर तो लोन पर लिया था, उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, और कार की लोन का इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो गया। तब देखो उसके ये सिर्फ 2 चीज़ों में उनके कितने सारे एक्सपेंसेस हो गए। पहला हाउस टैक्स, फिर उनके घर के लोन का इंटरेस्ट, फिर फर्नीचर और न्यू अप्लाइंसेस और वो सब, फिर उनकी कार के लोन का इंटरेस्ट। अब ये 5 6 चीज़ें तो उनकी, सिर्फ ये 2 चीज़ें लेने पर उनके एक्सपेंस देखो कितने सारे बढ़ गए। सिर्फ ये 2 चीज़ों में उनके एक्सपेंस कितने बढ़ गए, देखिए आप। और ऐसे ही ये जो लोग होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में अर्निंग के स्टार्ट होने के बाद यही पैटर्न होती है, वो अपने बहुत सारे साल बिता देते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भरने में और बैंक की लोन कंप्लीट करने में। वो अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे साल, जब तक वो 50 60 की एज पर होते, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, तो 50 60 की एज पर भी बैंक के इंटरेस्ट भर रहे होते हैं, अपने लोन को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन ही इतनी बड़ी ली होती है। फिर लोन भरने में और उनके इंटरेस्ट पे करने में बहुत देर लग जाती है, और इसी में वो लोग अपने बहुत सारे साल बिता देते हैं। जब उनकी एज थी जो वो कुछ नया कर पाते, तब उन्होंने लोन लेकर अपने बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, बहुत सारे ईयर्स वेस्ट कर दिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को अपना बहुत बड़ा एसेट मानते हैं, बोलते हैं कि मेरा घर एसेट है, मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जब मैं इसको बेचूंगा तब मुझे इसके इतने दाम आएंगे, वो आएगा, ये आएगा। वो अपने घर को एसेट मानते हैं, पर उनका घर एसेट नहीं होता है। आपका घर कभी भी एसेट नहीं होता, ये बात याद रखो। आपका घर कभी भी ज़िंदगी में कभी एसेट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, वो भी बताता हूँ। जब आप घर लेते हो तो वो लायबिलिटी क्यों होता है? मैंने बताया कि वो एसेट नहीं होता है, तो वो लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपने घर लिया, वैसे ही मैंने पहले भी बताया कि आपके कितने सारे खर्चे स्टार्ट हो गए। पहला खर्चा आपने फर्नीचर, फिर अप्लाइंसेस, फिर थोड़े साल होते ही घर बिगड़ने लगता है, उसको कलर करवाना पड़ता है, ये करवाना पड़ता है, वो करवाना पड़ता है, उसके जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आ जाता है। अब देखिए, मैं क्यों इसको लायबिलिटी बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये ही है। क्या घर आपको कभी भी पैसा कमा कर देकर जाता है? कभी नहीं देकर जाता। वो उल्टा आपकी जेब में से पैसा लेकर जाता है। इन सब चीज़ों पे, फर्नीचर पर पैसा लेकर जाता है, अब नए नए अप्लाइंसेस पर पैसा लेकर जाता है, उसके मेंटेनेंस पर पैसा लेकर जाता है। आप जो अप्लाइंसेस लेते हो वो थोड़े साल बाद बिगड़ जाते हैं, फिर आप उनको यूज़ कर पाते हो, फिर से नए लेने पड़ते हैं ना, तो वो क्या एसेट है? नहीं है। फिर अपने आपके घर पे आपने फर्नीचर करवाए, और फिर थोड़े साल बाद आप पुराना हो गया और आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो, तो वो क्या आप फर्नीचर अपने साथ लेकर जाते हो? नहीं जाते ना। इसीलिए आपके फर्नीचर के आपने पास से पैसे लिए, तो क्या वो सच में, आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या वो एसेट है? नहीं है। आपने आपके घर के मेंटेनेंस पर जो खर्चा किया, क्या आप जब उसको बेचोगे तब उसका फ़ायदा आपको होने वाला? नहीं होने वाला। इसीलिए वो
लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। आपका घर एसेट नहीं है, बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और इसी वजह से वो लोग पीछे चले जाते हैं। उन्होंने घर लेने के पीछे आधी ज़िंदगी बिता दी होती है, पर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो चीज़ ली है वो उनको ही खोखला बना रही है फाइनेंशियली, उनकी वेल्थ कम कर रही है, फिर भी लोग उसको एसेट मानते हैं क्योंकि उनके पास ये नॉलेज नहीं होता है। अब आपको होगी कि जब हाउस की प्राइस भी बढ़ती है टाइम के साथ साथ, तो उसको हमें बेचने पर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो लायबिलिटी कैसे है? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस पे बहुत बढ़ती है टाइम के साथ साथ, और उसको आप कहोगे कि बेचने पर, घर बेचने पर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो लायबिलिटी कैसे हुआ? वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो घर है, आपने आपने उसको जितने पैसे में खर्चे थे उसको लेने में और उसको बनाने में, या फिर जो भी हो, उस पर जितने पैसे खर्चे थे, और जो उस हाउस की प्राइस है वो थोड़े साल के लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, थोड़े साल के लिए बढ़ती भी है, बट जैसे जैसे वो हाउस पुराना होता जाता है, वो घर पुराना होता जाता है, उसकी प्राइस धीरे 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 डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होने लगती है, और ये आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ही आपके आसपास, आप जिस एरिया में आपका घर है वो थोड़ा बहुत पुराना हो गया, वैसे वैसे उसकी प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम्स द प्राइस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिव ए प्रॉफिट इन रेयर केसेस। और आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉफिट हमेशा रेयर केस के अंदर ही देकर जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो कि घर लेकर से किसी और क्लाइंट को बेच देते हो, हाँ, उसमें आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, बट अगर आप घर अपने लिए ले रहे हो और अगर आप ऐसा मानते हो कि इसकी प्राइस बढ़ेगी और मैं इसको सेल करूँगा और मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप हमेशा देखोगे फेल ही हो गया। कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपका घर आपने लिया था और आपको बेचने पर प्रॉफिट मिला, पर वो हर बार नहीं होगा, वो एक बार ही होगा। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जितना खर्चा किया था, क्या उतना आपको पूरी प्राइस मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। इसी वजह से अगर प्राइस बढ़ती भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए बढ़ती है, बाद में वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसी वजह से आपका घर लायबिलिटी होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका घर लायबिलिटी होता है, एसेट नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट बाइंग योर ओन होम इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका खुद का घर लेना एक अच्छी बात नहीं है। इट्स गुड, वो अच्छी बात है, बट बाइंग योर होम ऑन लोन इज़ अ बैड थिंग। अपने घर को लोन पर लेना वो एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपने लोन पर लिया होता है, तो आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो? बैंक को पे करते हो। अब उस इंटरेस्ट की वजह से आपने एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हो, किसके लिए? बैंक के लिए। तो इसमें आपका कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। आपने लोन किसको भर के दी? बैंक को। इंटरेस्ट किसको दिया? बैंक को। इसमें आपका कहीं पर भी फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका घर लायबिलिटी है। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्राइस बढ़ती है और वो सेल करने में प्रॉफिट मिलता है, पर आपने लोन ली होती है, आपने इंटरेस्ट पे किया होता है, कोई इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करता, सिर्फ जो प्राइस ली होती है, जिस प्राइस पे लिया होता है उसी को कंपेयर की होती है, पर आपने जो उसके पीछे इंटरेस्ट भरा वो तो देखो, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। क्या जितना आपने इंटरेस्ट किया और प्लस जितने में घर लिया, क्या उतनी प्राइस आपको कभी भी नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए जो लोग लोन पर लेते हैं घर, उनको लोन पर नहीं लेना चाहिए। अगर घर लेना है लो, कोई बुरी बात नहीं, जैसा बनाना वैसा बना, फर्नीचर करवाना है लो, नए अप्लाइंसेस लेने हैं वो भी लो, पर लोन पर मत लो, क्योंकि उसमें आप इंटरेस्ट बैंक को भर के देते हैं और बैंक को प्रॉफिट होता है, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। अब जो लोग कार भी लेते हैं, कार लेना मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अगर आपके पास कार है तो वो बुरी बात है, वो बुरी बात नहीं है, बट अगर आपने वो कार लोन पर ली तो वो डेफिनेटली बुरी बात है। लोन पर नहीं लेनी चाहिए। बाइंग होम इज़ गुड थिंग व्हेन यू बाय इट फ्रॉम योर प्रॉफिट ऑफ एसेट्स।
अगर आप अपने घर को अपने एसेट के प्रॉफिट में से लेते हो तो वो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो एसेट्स थे उसके प्रॉफिट में से अपना घर लिया। और सीधे ही हाँ, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो पहला आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि मुझे पहले इतने एसेट्स बिल्ड करने हैं कि उन एसेट्स में से मुझे जितना प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट में से मैं जैसा घर चाहता हूँ वैसे मैं 10 कर ले पाऊँ। आपका विज़न ये होना चाहिए। आपका विज़न ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा घर लेना है। आपका विज़न ये होना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा एसेट लेना है और इसमें से मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करके मुझे ऐसे इतने बड़े 10 घर लेने। आपका विज़न ये होना चाहिए। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर बाइंग एसेट्स, नेवर फोकस ऑन बाइंग द लायबिलिटीज। पुअर एंड मिडिल क्लास, वो पुअर और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो मनी की पावर को अलाव करते कि वो उनको कंट्रोल करे। जो मनी की पावर होती है ना, वो उनको अलाव करते कि हाँ आप मुझे आकर कंट्रोल करो। अब इसका क्या मतलब है कि वो उनको कंट्रोल करो? जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो रिच बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जॉब में ओवर टाइम करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। इसीलिए वो पैसा बनाने के लिए उन्होंने देखो कितना हार्ड वर्क किया। इसी वजह से उन्होंने अननोइंगली मनी की पावर को अलाव किया कि वो उनको कंट्रोल करे। मनी की पावर क्या थी? मनी की पावर ये थी कि वो उनको रिच बना सकती थी और रिच बनने के लिए उन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क किए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, बट सोच समझ के करना चाहिए। जो लोग पूरे दिन अंधे की तरह हार्डवर्क करते हैं ना, वो हार्डवर्क किसी भी काम का नहीं है। सोच समझ के हार्डवर्क करो। बहुत सारे लोग हार्डवर्क करने में अपने आप को ये पूछना ही भूल जाते हैं। मैंने जो बताया ना कि अंधे की तरह हार्डवर्क करना बुरी बात है, वैसे ही लोग जो अंधे की तरह हार्डवर्क करते हैं वो हार्डवर्क करने के चक्कर में खुद को ही पूछना भूल जाते हैं कि ये जो वो कर रहे हैं, ये जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो क्या सच में उनको उतना देकर जाता है? उन्होंने जितना हार्डवर्क किया क्या उनको उतना फ़ायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो वो किसी भी काम का नहीं है, किसी भी सेंस का नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप जितना हार्डवर्क करते हो और अगर आपके पास कुछ रहता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, अगर आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो वो हार्डवर्क किस काम का? और द हार्डवर्क दे आर डूइंग इज रियली वर्थ, या फिर वो जो अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो सच में वर्थ है? ये वो अपने आप को पूछना ही भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने इनर विजडम को ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो अपने अंदर का जो नॉलेज होता है ना, उसको कभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि डू द थिंग्स विच अदर पीपल डू। जो दूसरे लोगों ने चीज़ें वो उसी को करेंगे। दे इमिटेट द क्राउड। अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आई फाइनेंशियल और अगर उनको कोई नया रास्ता सूझता भी है तो वो लोग उसको करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग रास्ता अपनाया है तो मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगा। वो कभी भी अपने इनर विजडम पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि अगर उनको डेथ भी हो जाए ना, उससे भी वो डेथ के डर से भी वो पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि in research the psychiatrists found that the fear of being different prevents most of the people seeking new ways to solve that problem. साइकियाट्रिस्ट ने रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो लोगों के अंदर ऐसा जो डर होता है कि मैं लोगों से जो ग्रुप है उससे बिछड़ जाऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं अलग दिखूंगा, ये जो डर होता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नए नए रास्ते नहीं ढूंढ पाते हैं। इसी वजह से वो लोग जो क्राउड, जो बहुत सारे लोगों ने रास्ते अपनाए होते उसी रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है कि मैं सबसे अलग हो जाऊंगा, लोग मुझे अलग नज़र से देखेंगे। इसी वजह से जो सच में एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, वो हमेशा और अगर वो कोई बिजनेस करता है
वो क्या करता है, बिजनेस करता है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा ऐसे आदमी को रखेगा काम पर जो वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई रियल इंटेलिजेंट पर्सन होगा और वो बिजनेस कर रहा होगा तो वो काम पर हमेशा ऐसे आदमी को रखेगा जो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। स्कूल हमेशा किस लिए बनाई गई होती है, स्कूल हमेशा इसीलिए बनाई गई होती है कि वो एक अच्छे एम्प्लॉयज़ बनाए। स्कूल हमेशा अच्छे एम्प्लॉयज़ बनाती है, स्कूल कभी भी अच्छे एम्प्लॉयर्स नहीं बनाती। यानी कि वो हमेशा अच्छे एम्प्लॉयज़ को बनाएगी, ना कि ऐसे लोगों को स्कूल ऐसा एजुकेशन देगी कि वो लोग कोई बड़ी कंपनी खोले और उस कंपनी में वो बहुत सारे लोगों को नौकरी दे पाएँ। कभी भी स्कूल ऐसा एजुकेशन नहीं देगी। अब ऐसा क्यों होता है वो मुझे भी नहीं पता, बट स्कूल हमेशा अच्छे एम्प्लॉयज़ बनाती है, ना कि कभी अच्छे एम्प्लॉयर्स। वाई रिच गेट रिचर, रिच क्यों रिचर बनता जाता है, वो क्यों अमीर आदमी क्यों अमीर बनता जाता है। रिच एसेट्स प्रोड्यूस मोर देन इनफ इनकम टू कवर द एक्सपेंसेस। रिच के जो एसेट होते हैं ना, वो इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि उनके एक्सपेंस कवर हो जाते हैं और फिर भी उनके पास पैसे बचते हैं। दिस इज हाउ रिच एसेट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड रिच गेट्स रिचर। और इसी तरह से रिच के जो एसेट होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं और रिच रिचर बनता जाता है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास आर फुल्ली लोडेड विद लायबिलिटीज। जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो फुल्ली लायबिलिटीज से लोडेड होते हैं। उनके पास कोई भी ऐसे एसेट्स नहीं होते जो सच में इनकम जनरेट करे। उनकी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम उनकी एक पे चेक ही होता है। उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो है उनका पे चेक। वो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनकी जो तनख्वाह मिलती है वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। दे हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम एंड आर टैक्स्ड सो मच, सो व्हेन दे गेट सम अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग फ्रॉम न्यू बिजनेस दे कांट टेक द एडवांटेज। उनकी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होती है और उनको इतना ज़्यादा टैक्स भरा हुआ होता है कि उनको जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसमें से उनको ज़्यादा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर या फिर उनको कोई एसेट बनाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो उनका एडवांटेज नहीं ले पाते। क्यों? इसी वजह से कि उनकी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है और उन्होंने टैक्स भी इतना भरा हुआ होता है। उनके जो एफर्ट्स होते हैं, आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो इनकम जनरेटिंग एसेट्स को बाय करें। हमेशा अपने एफर्ट्स को इनकम जनरेटिंग एसेट्स बाय करने में ही लगाओ। दिस इज द स्टार्ट ऑफ पाथ ऑफ बिकमिंग रिच। अगर आप अपने एफर्ट्स को इनकम जनरेटिंग एसेट्स को बाय करने में लगाते हो तो वो रिच बनने की पाथ की शुरुआत है। ये बात याद रखना। हाँ, वो पहले आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी बट थोड़े टाइम बाद आप रिच बनोगे। Why I am telling you to buy assets and increase the income sources? अब मैं क्यों कब से ऐसा बता रहा हूँ कि अपने एसेट्स को बढ़ाओ और अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाओ, एसेट्स परचेज करो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए वो भी बताता हूँ। I am telling you to do so because if you get extra income, then you can start your own business and become rich. मैं आपको इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी अपने एक्स्ट्रा एसेट्स में, तो आप अपना नए बिजनेस स्टार्ट करवाओगे और उसमें से और एक नई इनकम जनरेट करके आप रिच बनते जाओगे। एक्चुअली लेट मी शो यू व्हाट मोस्ट पीपल डू देयर एंटायर लाइफ एंड अननोइंगली बेनिफिट अदर्स। चलिए मैं आपको ये असल में बता ही देता हूँ कि बहुत सारे लोग असल में पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं और वो कैसे दूसरों को बेनिफिट दे जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे बेनिफिट दे रही है, पर वो कैसे दूसरों को बेनिफिट दे रही होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, यू वर्क फॉर द कंपनी। ऐसे जो लोग होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, वो उनमें जॉब करते हैं, इस वजह से उनके बॉस के लिए वो काम करते हैं और ऐसे करके उसके बॉस का प्रॉफिट होता है। वो उसका जो बॉस है वो अपने लिए काम करवाता है और आपका बॉस जो है वो रिच बनता जाता है। सेकेंड,
यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपके पास से टैक्स लेती है और वो सबको पे करना पड़ता है, तो आपने गवर्नमेंट को फ़ायदा करवाया। थर्ड, यू वर्क फॉर द बैंक। अब इन दोनों में ही आपने कंपनी के लिए काम किया, आपका बॉस रिच बन गया, आपका बॉस का बेनिफिट हो गया। आपने टैक्स पे किया, गवर्नमेंट का बेनिफिट हो गया। अब आपके पास टैक्स भरने की वजह से आपके पास और बहुत सारे एक्सपेंसेस की वजह से आपके पास कुछ पैसे थे नहीं, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, आपको कुछ लेना था, आप बैंक के पास गए, आपने लोन ली बैंक में से, और फिर लोन लेते ही आपने उसका इंटरेस्ट पे किया, तो इसमें बैंक का फ़ायदा हुआ। अब बताइए आपका फ़ायदा इसमें कहाँ पर हुआ? क्या हुआ आपका कहीं पर इसमें फ़ायदा? कहीं पर भी नहीं हुआ। इसीलिए आपके जो एफर्ट्स है वो दूसरों को बेनिफिट करवाता है। देखो, ये आपके एफर्ट्स ने दूसरों को बेनिफिट करवाया, ना कि आपको बेनिफिट करवाया। दिस इज हाउ योर हार्ड वर्क गिव बेनिफिट टू अदर्स। इसी तरह से आपके हार्ड वर्क ने दूसरों को फ़ायदा करवाया। क्या इसमें आपका कुछ फ़ायदा? कुछ भी नहीं हुआ, दूसरों का फ़ायदा हुआ। I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.